सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के राजन सीरीज के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं हुआ है, देखिए आज प्रश्न संख्या 60 तक हमने कर लिया है और यह आज का राजन सीरीज का बल्कि पूरा आपका लास्ट क्लास होने वाला है। इसमें आपका आज जो है पूरा राजन सीरीज हम कंप्लीट कर लेंगे। जितने बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जितना लघु उत्तरीय प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को यहाँ पे मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया है। तो इस क्लास को आपको अधिक से अधिक शेयर कर देना है ताकि सभी तक पहुंच जाए यह क्लास और सभी को पता चल जाए कि राजन सीरीज को पूरा सॉल्व करा दिया गया सही सही। देखिए बहुत जगह गलतियां हैं राजन सीरीज में और जिसको मैंने सही करके आपको पढ़ा दिया है, तो आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं और आपको गलत कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि देखिए शुरुआत के कुछ क्लासेस आप लोग पढ़ के हट जाते हैं, लास्ट तक नहीं पहुंचते हैं। ये बहुत ही कष्ट की बात है कि जब मैं पूरा आपको सॉल्व करा रहा हूं तो आपको भी पूरा सॉल्व करना है। तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से कोई पढ़ लेगा तो इसकी कोई अच्छी बात है ही नहीं। तो अधिक से अधिक अभी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। अब हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 61 है और जिसने नहीं देखा है क्लास इससे पहले का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के देखिए और सभी क्लासेस को देखिए। इस क्लास को देख लीजिए पहले। देखिए प्रश्न संख्या 61 है, 1/8 गुणे 3 के घाते ऋण 3 को सरल कीजिए। अब 1/8 गुणे 3 के घाते ऋण 3 यही लिखा गया है। अब देखिए 8 लिखा गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 के घाते 3 लिख सकते हैं। और गुणे ये जब ऋण लिखा होता है तो उसको 1 के बटे में घात जो होती है वह धन हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1/3 के घाते 3। ठीक, ब्रैकेट हटा दिया हमने। अब इसके बाद देखिए अंशों का गुणा और हरों का गुणा हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में तो 1 हो जाएगा और 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3। अब आपने पढ़ा है कहीं पे, जैसे कहीं पे अगर a के पावर m गुणे b के पावर m है तो इसको आप लिख सकते हो a इंटू बी के पावर m। ठीक है, अगर घातें समान है और आधार का गुणा हो रहा है तो आधार का गुणा करके आप समान घात लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है 1 बटे ब्रैकेट में 2 गुणे 3 और पूरे के घाते 3, तो ये हो जाएगा 1/2 का गुणा होगा 3 में तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 के घाते 3। तो इस तरीके से इसका सरलतम रूप जो हो जाएगा वह 1/6 के घाते 3 आ जाएगा। ठीक, यह प्रश्न समझ गए आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 62 है, एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। एक ठोस घनाकार टुकड़े की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। क्यूब घन, ठीक है, तो घनाकार टुकड़ा है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए 6 फलक होते हैं तो 6 गुणे और एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो 6a स्क्वायर 6 गुणे भुजा का वर्ग, यही आता है घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दिया गया है 216, तो 216 बराबर हो जाएगा 6 गुणे ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर बराबर लिखना चाहे तो 6 इधर आएगा, 216 के बटे 6 हो जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 3 18 बचा 3 36, 6 बार में कट जाएगा। ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वह आ गई 36 आ गई और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 6 आ गई। और आपको निकालना क्या है, आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है मतलब कि ए क्यूब ज्ञात करना है। ए क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब, यानी कि 6 का 3 बार गुणा,
देखिए 6 चौक 36 और 36 में फिर 6 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 216। तो ये 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, तो ये 216 सेंटीमीटर क्यूब इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो टुकड़े का जो आयतन हो जाएगा घनाकार टुकड़े का वह 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको ये वैल्यू दिया गया था। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 63 है, आयतन की परिभाषा दीजिए तथा इसे उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, तो आयतन की परिभाषा आपको देनी है, उदाहरण सहित इसको समझाना है। तो आयतन के बारे में आप लिखोगे, आयतन की परिभाषा आप लिखोगे, किसी वस्तु द्वारा वातावरण में जितना स्थान घेरा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उसका आयतन। अब ये मार्कर पेन है, स्टाइलस है। अब ये ऐसे देखेंगे आप तो ये पेन जो है ये किसके आकार का, सिलेंडर के आकार का है। तो इस सिलेंडर द्वारा यहाँ पे जितना स्थान घेरा जा रहा है वही इसका आयतन हो गया। ठीक, आयतन की परिभाषा आप समझ गए। अब इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो उदाहरण सहित समझाना है तो आप मान लीजिए कि कोई एक पात्र है जिसका जो कोई एक घन है, कोई एक घन है जिसका जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वह 10-10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ये भी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10-10 सेंटीमीटर है। तो अब इसको समझने का प्रयास करिए आप। यहाँ पे आयतन क्या होता है, जो घन का आयतन होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यहाँ पे आप करोगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 होगा, और 10 सेंटीमीटर यहाँ लिखिएगा, 10 सेंटीमीटर मत भूलिएगा। ठीक, तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन जो हो जाएगा, आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा। और ये 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यही 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वह बराबर होता है 1 लीटर के। तो चाहे यहाँ पे आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए या 1 लीटर लिख दीजिए। ठीक है, तो कुछ आपको ये सारे फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे। जब आयतन आप लिख रहे हैं तो आयतन में आपको पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। ये समझ गए आप। और क्या समझने की जरूरत है, सेंटीमीटर में और उसके बाद मीटर में ज्यादा जानकारी आपको दी रहती है। अब सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, देखिए 1 मीटर आपको पता है, 1 मीटर जो होता है वह 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और यहीं पे अगर 1 मीटर स्क्वायर लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मीटर की जगह आप 100 सेंटीमीटर रख दीजिए, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि 100 गुणे 100 यानी कि 40 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। इसी तरीके से 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में अब जो क्यूब जो है वह 10 सेंटीमीटर का था, वही अगर आप समझिए कि एक मीटर इसकी भुजाएं हो जाए, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई 1 मीटर ऊंचाई, तो यह कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब आप कर दीजिए। 100 सेंटीमीटर का क्यूब आप करेंगे तो 1 के आगे आपको 6 शून्य मिल जाएगा, 6 शून्य मिल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक, और इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग दे दीजिए, 1000 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 लीटर। ठीक, 1000 लीटर,
जहां पे आप 10 सेंटीमीटर की भुजा को लेकर के अगर घन बना रहे थे तो उसमें 1 लीटर पानी आ रहा था, वहीं अगर 1 मीटर लंबी भुजा, 1 मीटर भुजा वाले घन से आप एक पानी की टंकी बनाएं तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप इस तरीके से लिख सकते हैं और इससे एग्जामिनर खुश भी होगा, इससे एग्जाम्पल भी समझ में आ रहा है और इसमें क्या है, इसमें जो है वह जो यूनिट्स हैं, जो इकाइयां हैं, वह एक दूसरे में परिवर्तित भी हो रही हैं, एक दूसरे का संबंध भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप कर लोगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 64। 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी के ढक्कन दार खोखले बॉक्स का भीतरी आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसकी बाहरी नापें 42 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। अब समझिए कि लकड़ी का बक्सा आपने देखा होगा, अगर लकड़ी का बड़ा बॉक्स आपने नहीं देखा तो छोटा बॉक्स आप ध्यान दिए होंगे, ग्रामीण इलाकों में दुकानों में जो पैसे का लेन देन लोग करते हैं, रुपए जिसमें रखते हैं, वो एक छोटा सा बक्सा टाइप का होता है, या जो ठेला चलाते हैं उन लोगों को देखा होगा आपने कि एक छोटा सा बॉक्स वो लोग रखते हैं पैसे के लेन देन के लिए। तो वही उसी को इमेजिन करिए कि 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी के ढक्कनदार खोखले बक्से के भीतर का आयतन ज्ञात कीजिए। अब वह बक्सा किस प्रकार का होता है, वह बक्सा आपका कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है, जिसको खोल करके लेन देन जो है वह दुकानदार करता है। अब ये बक्सा, ये तो इस तरीके से 2D में मैंने आपको बना करके दिखा दिया। अब ये बक्सा जो होता है ये कुछ आपके घनाभ के आकार का होता है। कैसा होता है? घनाभ के आकार का होता है। इस तरीके से बना करके मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये घनाभ के आकार का होता है, ठीक, जिसमें ये ऊपर वाला जो है वो खुल जाता है। ठीक, अब बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर मोटी के ढक्कनदार खोखले बक्से का भीतरी आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसकी भीतरी नापें 42 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ समझने वाली जो बात है, आप समझिए कि जो ये है, ये आपका क्या है, बक्से की लंबाई है, ठीक, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक ये बक्से की जो है वह पूरे लकड़ी की लंबाई है। अब आप देखेंगे कि ये बक्से में जो बाहर यह स्थान घेर रहा है और जितना इसके अंदर स्थान है उसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर किस चीज का है? अंतर ये जो लकड़ी लगी हुई है, ये जो लकड़ी लगी हुई है, इसी लकड़ी के मोटाई का अंतर है। ठीक है, ये लकड़ी कुछ मोटी है तो इस लकड़ी के मोटाई का अंतर आ गया। ठीक है, बाहर तो लंबाई पूरा बाहर बाहर हुआ, और जब ये लकड़ी थोड़ी मोटी है, ठीक है, तो ये लकड़ी भी तो जगह घेर रही है। तो अब ये जो आंतरिक लंबाई है इसकी माप हम करेंगे। ठीक है, जो अंदर अंदर हमको लंबाई मिल रही है उसका माप हम करेंगे। अब ये देखिए, जो लकड़ी की मोटाई है, लकड़ी की जो मोटाई है वह 1 सेंटीमीटर है। इधर से और इधर भी 1 सेंटीमीटर आपका जाएगा, दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर जाएगा, यानी कि जो लकड़ी की बाहरी नाप की 42 सेंटीमीटर ये लंबाई है, तो 42 में से एक एक घटा दीजिए तो ये 40 बच जाएगा। और इसी तरीके से ये 30 सेंटीमीटर जो चौड़ाई थी उस चौड़ाई में से आप कम कर दीजिए, चौड़ाई में से आप कम कर देंगे 1-1 सेंटीमीटर, तो आपका क्या बचेगा, एक इधर 28 सेंटीमीटर आपका चौड़ाई बच जाएगा। और इसी तरीके से आप ऊंचाई में से कम कर दीजिए। ठीक है, ऊंचाई में से कम हो जाएगा थोड़ा, तो ऊंचाई में से जब कम होगा तो 27 है, 1 सेंटीमीटर इधर छूटा, 1 सेंटीमीटर इधर, तो 25 आ जाएगा। यानी कि अब जो भीतरी आयतन आपको ज्ञात करना है, बॉक्स का भीतरी माप आप लिख दीजिए। बॉक्स का माप जो हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा, इन्होंने कितना दिया है, 42 की जगह हो गया 40, और ये हो गया 28, ये हो गया 25, ये भीतरी माप हो गया। यानी कि बॉक्स का जो आयतन आ जाएगा
आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 40 गुणे 28 गुणे 25। अब 40 में गुणा कर लीजिए, 25 से शून्य और 25 चौको 100, 1000 ये आ गया और गुणे 28 ये आपका बचा हुआ है। 28 में गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 28,000 और सबको सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर क्यूब में मान आ जाएगा। ठीक है, 28,000 सेंटीमीटर क्यूब या 28 लीटर। ठीक है, 28 लीटर, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे। ये आपको यूनिट्स का खेल जो है वह अब आपको आसान लग रहा होगा। ये आपका जो बक्से का अंदर का जो जगह होगा वह 28 लीटर या 28,000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यह आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, जो आपके घरों में ऊपर टंकी होती है वह बेलन के आकार की होती है और उसमें भी 500 लीटर की टंकी आती है, 1000 लीटर की टंकी आती है। तो अब आपको अंदाजा हो गया है। पिछले में जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर भुजा वाला जो घन होता है उसमें 1000 लीटर पानी आता है, तो उससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि हम किस तरीके से, एक देखिए हमेशा गणित में आपको एक अंदाजा चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो आप सॉल्यूशन करते हो ना उससे आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ मैं सही सॉल्यूशन कर रहा हूँ। जब आपके बैक ऑफ द माइंड वो सॉल्यूशन चलता रहता है, वो अंदाजा चलता रहता है, जो आपको पता है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इतनी चीजें मैं बताता हूँ, आपको रिलेट करता हूँ ताकि आप अच्छे से एग्जाम में बिना कंफ्यूजन के, बिना झिझक के जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 65 है। एक खोखले धातु के बेलन की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर है। 25 सेमी ऊंचे बेलन की भीतरी व्यास 14 सेमी है। यदि बेलन दोनों सिरों से खुला हो तो इसमें लगे धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला कि एक खोखले धातु के बेलन की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर है। अब आप पानी के टंकी आपने इमेजिन किया था, आप इमेजिन करो जो पाइप लगती है, ठीक है, जो फिटिंग लगती है जब पानी का काम होता है या कहीं मान लेते हैं जैसा भी साइज दिया हो उस पे नहीं, बस आपको इमेजिन करना है एक पाइप। तो इस तरीके से ये पाइप जो होता है वह आपका खोखला होता है। ठीक है, और पाइप की एक मोटाई आती है। ठीक है, एमएम में दिया रहेगा या सेंटीमीटर में दिया रहेगा, ज्यादा मोटी पाइप रहेगी तो सेंटीमीटर में दिया रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। देखिए, एक खोखले धातु के बेलन की मोटाई जो है वह 3.5 सेंटीमीटर है। जब आपसे बेलन बोल दिया, सिलेंडर बोल दिया और खोखला बोल दिया तो वह समझ लीजिए कि आपके पाइप का रूप हो गया। जैसे ये पेन आपका बेलन के आकार का है, लेकिन जो रिफिल वाली पेन आती है आपकी, उसको ऊपर नीचे से आप खोल दीजिए और रिफिल निकाल दीजिए, वो आपका क्या बन जाएगा, वह आपका खोखला बेलन बन जाएगा या उसी को आप पाइप कह सकते हो। ठीक, जो इस तरीके से आपको कुछ दिखने लगेगा। यहाँ पे देखिए जो प्लास्टिक लगा होता है, जो भी मटेरियल लगा हो, जैसे यहाँ पे धातु की बात की जा रही है, अब कोई भी धातु लगी हो सकती है। ठीक, अब बोल रहा है कि जो ये धातु का बेलन है उसकी मोटाई जो है वह 3.5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो मोटाई है ये 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो मोटाई है वह 3.5 सेंटीमीटर है। अब इससे अच्छा फिगर मैं आपको ये बना करके दिखा देता हूँ। 3.5 सेंटीमीटर का आपको, अब देखिए ये आपका एक बेलन बना। अब इसमें आपको खोखला बेलन बनाना है, तो इस तरीके से एक एक सर्कल और ले लीजिए और इसको मिला लीजिए। ये आपका खोखला बेलन हो गया, या इसी को आप बोलना चाहें तो पाइप भी बोल सकते हैं। अब ये जो मोटाई जो है वह यही है। ठीक है, जितने में धातु जो लगा है, जो बाहरी से लेकर के अंदर तक है, वही आपकी मोटाई है, जो कि दिया है 3.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन का भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। इस बेलन की हाइट 25 सेंटीमीटर है और
भीतरी व्यास, भीतरी व्यास मतलब कि ये जो अंदर सर्कल बन रहा है इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है वह 14 सेंटीमीटर का है। ठीक, 14 सेंटीमीटर का है। यदि बेलन के दोनों सिरों से खुला हो तो इसमें लगे धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो पाइप तो आपका दोनों सिरे से खुला ही रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस आपको ये जितना मटेरियल लगा हुआ है, जितना इसमें धातु लगा हुआ है, इसका आयतन आपको बताना है। ये आयतन आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो दो बेलन बन रहे हैं, एक बाहर की तरफ बड़ा वाला बेलन बन रहा है और एक अंदर छोटा बेलन बन रहा है। ठीक, जो कि खाली है। ठीक, तो बड़े वाले बेलन का हम देख लेंगे कितना आयतन है, उसमें से घटा देंगे छोटे वाले बेलन का आयतन, तो हमको मिल जाएगा कि कितना धातु लगा हुआ है, उसका आयतन हमको मिल जाएगा। वही हमको निकालना है, धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो धातु का आयतन बराबर हो जाएगा, धातु का आयतन लिखिएगा बराबर हो जाएगा बाहरी बेलन का आयतन और भीतरी बेलन का आयतन। ऐसे कर लीजिएगा, ऐसी भाषा में लिख दीजिएगा, बाहरी बेलन का आयतन ऋण भीतरी बेलन का आयतन, भीतरी बेलन का आयतन। ठीक, अब बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। अब बाहरी, देखिए बाहरी का आप निकालेंगे, बाहरी का वैसे अभी R1 R2 रख देते हैं हम लोग, इसको R1 बोल देते हैं बाहरी को और आंतरिक को R2 बोल देते हैं। ठीक, तो बाहरी बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर इंटू एच और माइनस पाई R2 स्क्वायर इंटू एच। अब यहां से आप पाई और एच कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब यहां से पाई की वैल्यू रखिए 22/7 और गुणे एच है आपका 25 और फिर R1 स्क्वायर। R1 कितना है आपका? R1 मतलब बाहरी त्रिज्या। अब देखिए, व्यास आपको दिया गया है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 और 7 और धन 3.5, यानी कि आ जाएगा 10.5। 10.5 को आप चाहें तो कितना लिख सकते हैं? चाहे तो आप 21/2 भी लिख सकते हैं। तो R1 की वैल्यू जो हो गई हमारी 21/2 का स्क्वायर माइनस R2। R2 है हमारा 7, 7 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद सॉल्व करिए तो हो जाएगा 22/7 गुणे 25 और ये यहाँ आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन छोड़िए, ये हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर तो आ जाएगा 441/4 माइनस 49। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, 22/7 गुणे 25 और गुणे यहाँ पे हर समान कर लीजिए तो ये आ जाएगा 441 माइनस 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 196। ठीक, इसके आगे सॉल्व करिए, इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए 22/7 गुणे 25 और घटा लीजिए, 200 सीधे घटाइए और 4 जोड़ दीजिए, 200 घटाएंगे तो 241 धन 4 यानी कि कितना हो जाएगा? 245, यानी कि ये अब गुणे में 245/4। ठीक, अब इसके बाद देखिए इससे क्या कटता है यहाँ पे, तो 7 त्रिक 21 3 बार और 7 पच्चे 35, 35 बार में ये कट गया और उसके बाद 4 से काटेंगे, 4 को 2 से काटेंगे और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 गुणे 25 गुणे 35/2। अब गुणा कर लीजिए तो देखिए 11 गुणे 25 का गुणा 35 में तो 25 पच्चे 125, 12 और 25 और 3 75 और 12
87/2। अब इसके बाद देखिए 11 से गुणा कर लीजिए तो 11 पच्चीस 55 के 5 हासिल लगा 5, 11 सत्ते 77 और 5 82, 2 हासिल लगा 8, 11 अट्ठे 88 और 8 कितना हो जाएगा 96। तो ये आ गया आपका 96/25, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 8 और उसके बाद 1 2 दशमलव 5। तो ये आ जाएगा आपका 4812.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसको कैलकुलेशन मिला लीजिए एक बार, ठीक। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर बस आपको ध्यान से एक बार पढ़ना है, अब तो आपने कर ही लिया सॉल्व। अब अगर आपके सामने इस तरीके के कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि जो बाहरी बेलन है उसका हमने आयतन निकाला, उसमें से जो खोखला पार्ट है वह उसको घटा दिया तो बचा क्या, बचा हमारे पास जो भरा हुआ पार्ट है। तो भरे हुए पार्ट का ही हमको आयतन निकालना था। धातु का जो आयतन आ जाएगा वह आ जाएगा 4812.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक बार बाहरी बेलन का आयतन निकाल लीजिए, एक बार भीतरी बेलन का आयतन निकाल लीजिए, फिर घटा लीजिए। मैंने यहाँ पे एक साथ ही कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वह समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 66 है। निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब जैसे यहाँ पे भार दिया गया है 40 किलो के 4 विद्यार्थी, 42 के 12, 43 के 18, 44 के 10, 45 के 6, ये 50 कुल विद्यार्थी हैं जिनका भार जो है वह दिया गया है। अगर ऐसे लिखा होता कि 40 किलो, 42 किलो, 43 किलो, 50 किलो, इस तरीके से अगर दिया होता तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सीधे सीधे और फिर उसके बाद जितनी संख्याएं रहती हैं भाग दे देते हैं, समांतर माध्य आ जाता है। लेकिन जब इस तरीके से दिया रहता है बारंबारता, तो हमको देखिए 40 को 4 बार जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक अलग सारणी बना लेते हैं, जैसे जिसमें लिखते हैं एक तरफ भार जो x हो गया हमारा, और हमारा बारंबारता जिसको हम फ्रीक्वेंसी f लिख देते हैं, और f इंटू एक्स मतलब f और x का गुणा करके हम निकालते हैं। जैसे 40 को 40 4 बार आ रहा है, 40 किलोग्राम के 4 छात्र हैं तो 40 को 4 बार जोड़ना है, 4 बार जोड़ने से अच्छा 4 से गुणा कर लीजिए, 160 आ जाता है, ठीक। अब इसके बाद इसी तरीके से 42 के कितने छात्र हैं, 42 किलो के 12 छात्र हैं तो 12 से गुणा कर लीजिए 42 में, 12 दूनी 24, हासिल लगा 2, 12 चौका 48 और 2 50, ये आ गया आपका 504 किलोग्राम। फिर इसके बाद देखिए 43 किलो के 18 हैं, 18 हैं तो 18 तिया 54 के 4, 5 हासिल लगा, 18 चौक 72 और ये आपका हो गया 72 और 5 77, ठीक। इसके बाद देखिए 44 के 10 हैं तो ये हो जाएगा 440, और इसके बाद 45 के 6 हैं, 45 के 6 हैं तो गुणा कर लीजिए, 6 25 30 और 3 हासिल लगा, 6 चौक 24 और 3 27, फिर जोड़िए 4 4 8 हो जाएगा, और 6 और 7 13 और 4 17 और 7 आपका ये हो गया 24 के 4 हासिल लगा 2 2 और 1 3 और 5 8 15 और 15 और 4 कितना हो जाएगा आपका 19 2 21, क्या गया 21 48, यानी कि सिग्मा मतलब जोड़ एफ इन सभी का जोड़ कितना आ गया 2148। मतलब अगर जितनी अगर अलग अलग संख्याएं लिखी रहती तो जोड़ते तो यही आता, वही प्रोसेस हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग सारणी बना करके। अब सिग्मा एफ कितना आ जाएगा 50, क्योंकि 50 विद्यार्थियों का दिया गया है। अब इसके बाद समांतर माध्य हम लोग निकालते हैं, तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है आपका 21 48/50। अब देखिए 10 से ऊपर नीचे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा
214.8 बटे 5, फिर 5 से भाग कर दीजिए, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 हो गया, 4 और 5 दूनी 10। ठीक, बचा 4, दशमलव लगेगा तो 40 और ये 48 हो जाएगा, 9 बार जाएगा और फिर 6 बार जाएगा, 42.96 किलोग्राम केजी ये आपका समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, ये आपका भार जो है वह यहाँ किलोग्राम में दिया गया है, तो इस तरीके से ये आप आसानी से कर लोगे। प्रश्न संख्या 66। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 67 जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। अब आपको स्केल में प्रकार से 3 सेंटीमीटर दूरी ले लेना है और 3 सेंटीमीटर दूरी प्रकार को खोल करके इस तरीके से आपको वृत्त बना लेना है। वृत्त बनाने के बाद आपका O केंद्र आपको मिल गया और कोई एक बिंदु आपको P ले लेना है कहीं भी पूरे वृत्त पे। ठीक है, P बिंदु आप ले लोगे। अब इस P बिंदु से मान लेते हैं आपको स्पर्श रेखा खींचना है, तो O और P बिंदु को आप मिला लोगे, OP हमारी त्रिज्या हो जाएगी। और हमने एक नियम पढ़ा है कि जो किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा होती है वह उस बिंदु से मिलने वाली जो त्रिज्या होती है उसके लंबवत होती है। ठीक है, तो ये जो होगा यह स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर रेखा होगी। ओपी जो त्रिज्या होगी वह इस बिंदु से जो टेंजेंट रेखा जाएगी, जो स्पर्श रेखा जाएगी उस पे यह लंबवत होगी। तो हम इस रेखा के लंबवत रेखा और P बिंदु से जाने वाली रेखा अगर खींच देते हैं तो वह वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब इस बिंदु पे इसके लंबवत कैसे हम खींचेंगे, ये खींचने के लिए हम प्रकार इस तरीके से रखेंगे और चाप लगाएंगे। इस तरीके से चाप लगा देंगे, कितना भी दूरी खोल करके ऐसे चाप लगा दिया, मतलब अंदाजन इस तरीके से। फिर यहाँ पे प्रकार रख करके एक चाप यहाँ लगेगा, फिर इस पे रख करके एक चाप यहाँ लगेगा। ये देखिए 60 डिग्री पे होता है और फिर 60 डिग्री ये 120 डिग्री। अब ये 60 डिग्री के बीचों बीच इधर एक चाप, फिर 120 पे रख के इधर एक चाप, तो ये 90 डिग्री पे चाप आपका इस तरीके से यहाँ जो है आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ कहीं आएगा। ठीक, अब इस बिंदु को और P बिंदु को आप मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, यही जो होगा स्पर्श रेखा होगा। ये दोनों चाप जहाँ पे कर रहे हैं और P बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच दोगे, ये आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से ये आप प्रश्न कर लोगे आसानी से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, यदि लखनऊ से आगरा की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात है, तो लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर हो तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का अनुपात दिया गया है 3:8। यहाँ पे देखिए गलती है एक, आगरा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लखनऊ से कानपुर। ठीक, ये आगरा शहर फालतू में यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, जो सही होगा लखनऊ से। देखिए कोई 3 ही शहर होंगे, चौथा शहर तो होगा नहीं। लखनऊ से ही मेजर कर रहे हैं तो कानपुर, लखनऊ से कानपुर की दूरी और अनुपाते लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, क्योंकि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी इन्होंने दे दी है तो लखनऊ से अब कानपुर की दूरी जो है वह निकाली जा सकती है। ठीक है, लेकिन अब यहीं पे अनुपात में अगर आगरा होता तब तो कानपुर आप निकाल ही नहीं पाते, तो इसलिए इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में करेक्शन है। अब देखिए आपसे लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से कानपुर की जो दूरी है उसका जो अनुपात है लखनऊ से इलाहाबाद का, तो हम लोग लिखेंगे लखनऊ से कानपुर बटे लखनऊ से इलाहाबाद, जो आपका क्या हो गया है प्रयागराज, इलाहाबाद बराबर 3/8 होगा। अनुपात का मतलब होता है बटा, तो लखनऊ से कानपुर के जो दूरी है और लखनऊ से इलाहाबाद की जो दूरी है उसका जो अनुपात है वह 3:8 है। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब लखनऊ से इलाहाबाद की जो दूरी है उसको बता दिया 200 किलोमीटर है,
तो बटे में यहाँ पे 200 आ जाएगा, तो लखनऊ से कानपुर बटे 200 हो जाएगा। और बटे 200 को हम इधर भेज देते हैं 3/8 के गुणे में, और फिर 8 से 200 को काट देंगे तो 2 और 5 25 बार में कट जाएगा, और 3 का गुणा 25 में होगा तो 75 किलोमीटर। ये आ जाएगा लखनऊ से कानपुर की दूरी, यही आपको निकालना था, तो ये आ जाएगा 75 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है। देखिए, एक घनाकार ठोस का आयतन 125 सेमी है, उसका पृष्ठ एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। घनाकार, घन है यानी कि क्यूब है, यानी कि जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है, उसका आयतन दिया गया है 125। घन का आयतन कितना होता है? भुजा का क्यूब 125 है। एक क्यूब बराबर 5 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 125 5 का क्यूब होता है, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ए का मान हो गया 5। अब आपका उसको पृष्ठ बताना है। घन का पृष्ठ कितना होता है? घन का पृष्ठ होता है 6 फलक होते हैं और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो 6 गुणे ए स्क्वायर यानी कि 6 गुणे ए स्क्वायर यानी कि 25, ये आ जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। और इसके बाद विकर्ण आपको निकालना है, तो विकर्ण कितना होता है? वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, और इसका कितना होता है? घन का a√3 होता है, तो ये 5√3 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा इसका विकर्ण। ठीक, ये प्रश्न समझ गए आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्या 70 है। एक बेलनाकार टंकी जिसका ऊपरी भाग खुला हुआ है, टंकी की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्रमशः 14 सेमी और 3.5 सेंटीमीटर, नहीं ये 35 सेंटीमीटर है, ये सही कर लीजिएगा। टंकी पर पेंट करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए, जबकि पेंट की दर ₹25 वर्ग मीटर है। अब आपको 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई में अगर पेंट कराना है तो 25 रुपए का खर्च आता है। ठीक, और पूछ रहा है कि एक टंकी दी गई है, ठीक है, उस पे कितना खर्च आएगा। और टंकी के बारे में बता के आ रहा है कि एक बेलनाकार टंकी है, मतलब कि जैसे आपके छतों पे टंकी होती है पानी वाली, वैसी टंकी है, प्लास्टिक वाली जो आती है, और उसका ऊपरी भाग खुला हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ऊपरी भाग खुला हुआ है, इसका मतलब क्या? ऊपरी भाग जब खुला हुआ है ही नहीं, तो उसको तो पेंट ही नहीं कराना है, तो इसलिए ऊपरी भाग पेंट नहीं होगा। अब टंकी की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। देखिए, इस तरीके से टंकी मैं आपके लिए बना भी दे रहा हूँ। बेलनाकार टंकी है हमारी, ये हो गई हमारी टंकी। और इस टंकी के बारे में क्या बताया गया है? इसकी त्रिज्या जो है वह 14 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है वह 35 सेंटीमीटर है, और ऊपर से खुली हुई टंकी है। अब टंकी पे पेंट करवाने का व्यय कितना होगा? तो टंकी में पेंट क्या क्या होगा? ये जो गोल वाला भाग है ये पेंट होगा, और ये जो नीचे वाला भाग है ये पेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना भाग पेंट होगा, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है और इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, और जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसमें दर से गुणा कर देना है। दर से आप गुणा कर दोगे तो आपको कितना खर्च होगा यह आपका निकल आएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टंकी का पेंट लगने वाले भाग का क्षेत्रफल, ये हम निकाल लेते हैं। अब ये बराबर किसके होगा? वक्र पृष्ठ, जो जो कर्व वाला एरिया होता है, वक्र पृष्ठ उसको बोलते हैं, जो घूमा हुआ पार्ट, और धन आधार। ठीक, यही होगा, इतने भाग पे पेंट लगेगा। और वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच, और आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्त है तो πr स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए πr कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 2h और यहाँ पे r बच जाएगा। ये यहाँ तक अब समझ गए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 22/7, आर जो है हमारा 14 है, और 2 गुणे एच जो है हमारा 35 है, और धन आर 14 है। अब गुणा कर लीजिए, 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में, और ये 22 का गुणा 44 में, और फिर ये 70 धन 14,
अब आगे गुणा करिए तो ये हो जाएगा 44 गुणे 84। अब गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3696 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और जो आपका दर दिया गया है वह कितना दिया गया, 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। और जो आपका क्षेत्रफल यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, देखिए 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है वैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो जहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है वहां पे हम 1/100 मीटर भी लिख सकते हैं और इसका वर्ग भी है, सेंटीमीटर की जगह हमने रखा है। तो ये हो जाएगा 36/96 और 1/100 का स्क्वायर है तो 1/100 का 2 बार गुणा, यानी कि हर में 100 का 2 बार गुणा, यानी कि हर में 1 के आगे 4 शून्य और इससे भाग करेंगे तो 4 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.3696 मीटर स्क्वायर ये आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल आ गया, जितने जगह में पेंट लगेगा 3696 मीटर स्क्वायर ये आ गया। अब आपको दर पता है, जो खर्च आ जाएगा, जो व्यय आ जाएगा, यहाँ पे व्यय पूछा है, आपका जो व्यय आ जाएगा वह आ जाएगा दर गुणे क्षेत्रफल। और दर कितना है 25 है और क्षेत्रफल कितना है 0.3696। अब गुणा कर लीजिए 25 का, 25 छक्का 150, शून्य 15 हासिल लगा और 25 नवा 225 और फिर 15 जोड़ेंगे 240, फिर शून्य 24 हासिल लग गया, 25 छक्का 150 और 24 174 हो गया आपका और 17 हासिल लगा, 25 यहाँ 75 और 17 कितना हो जाएगा आपका 92। तो ये 4 स्थान पे दशमलव 9.24 रुपए, इतना रुपए व्यय होगा इसको पेंट कराने में। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से ये प्रश्न आप समझ गए, बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। यूनिट का भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि कितने पार्ट में ये कलर हो रहा है, पेंट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी और ये करेक्शन भी आपने कर लिया होगा और आपका कैलकुलेशन अब सही भी आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ तक प्रश्न संख्या 70 तक बहुत अच्छे से ढंग से सभी प्रश्नों को समझ लिया। राजन सीरीज का एक भी प्रश्न नहीं बचा है, सभी प्रश्न मैंने करा दिए हैं यहाँ पे। और सभी इन क्लास को शेयर कर दीजिए सबसे पहले अपने मित्रों में, ताकि कोई अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो पढ़ ले। ठीक है, किसी के पास राजन सीरीज किसी ने नहीं खरीदी है, किसी ने खरीदा है, वो प्रश्नों में अटक रहा है, खुद से नहीं सॉल्व कर रहा है, साथ में प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं है और अपनी गलतियों को वो नहीं एनालाइज कर पा रहा है, जो गलतियां सीरीज में दी गई हैं उसमें अटक जा रहा है। तो ये सारे आप नहीं समझ पा रहे हो, कितने सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिस भी छात्र को आप ये क्लासेस शेयर करोगे। तो तुरंत शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। राजन सीरीज, पूरा राजन सीरीज के बारे में आपको बताना है कि आपको क्लासेस कैसी लगी हैं, आपका कंप्लीट हो गया है कि नहीं राजन सीरीज, सभी प्रश्नों को आपने कर लिया कि नहीं। जो जिन बच्चों ने, जिन साथियों ने पूरा आपका राजन सीरीज जो है कंप्लीट कर लिया है वह बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कुछ तैयार हो गए और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न आपके तैयार हो गए। बस आपको इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस मेंटेन करना है, आपको बहुत अच्छे से आप सभी जो है क्वेश्चंस करके आओगे, परीक्षा में 25 में 25 करके आओगे। इसी तरीके से देखिए सभी क्लासेस आपको मैथ के पवन सीरीज भी मिलने वाली है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने कराए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी आपको 6-7 वर्षों के मिल जाएंगे चैनल पे और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अगर आप सीरियस होकर के कम समय में बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा
उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, सभी स्टडी मटेरियल, सभी क्लासेस, सभी पीडीएफ, सभी टेस्ट सीरीज। तो उम्मीद है आपको कि आप जरूर डाउनलोड करेंगे और यह क्लास कैसी लगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके विचार होंगे, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।